हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम सभी देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हैं। यदि आप 2026 में या फिर आगामी वर्ष 2027-28 आदि में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए आज का यह सेशन काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तुम ही लोग बताओ कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। कल बताए थे अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का प्रणाली है। किसका प्रणाली है? आजीविका अर्जन करने का प्रणाली। आजीविका अर्जन करने का प्रणाली क्या है? अर्थव्यवस्था है। इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं। अब एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था ब्राउन, क्या नाम था? ब्राउन। अब ब्राउन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है? समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अब कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं तो बता दीजिएगा। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। क्या है? आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। और अर्थशास्त्री ब्राउन ने ऐसा कहा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सारे आर्थिक क्रियाओं का योग है। किसका योग है? समाज के सारे आर्थिक क्रियाओं का। हाँ, वेरी गुड। समाज के सारे आर्थिक क्रियाओं का योग क्या है? अर्थव्यवस्था है। क्या है? अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर आप क्या लिखेगा कि वे सारी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? आय प्राप्त हो। वह क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है अर्थ का नियोजन। किसका नियोजन? अर्थ का नियोजन। आप बस इतना याद रखिएगा कि आर्थिक नियोजन का मतलब होता है अर्थ का नियोजन। किसका नियोजन? अर्थ का नियोजन। अब अर्थ के नियोजन में क्या आएगा? तो अर्थ के नियोजन में आएगा कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, मतलब देश में किस वस्तु की कितनी नीड है उस आवश्यकता के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सेकंड, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। और थर्ड कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था समाज के सारे आर्थिक क्रियाओं का योग है। ऐसा कौन बोले था? रॉबर्ट ब्राउन बोला था। कौन बोला था? रॉबर्ट ब्राउन। और ब्राउन जब यह बात बोला था उस समय क्या था कि आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, यह भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया वे सारी क्रिया जिससे हमें क्या प्राप्त हो? आय प्राप्त हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन, मतलब अर्थ का नियोजन आर्थिक नियोजन कहलाएगा। देश की प्राथमिकताओं के अनुसार अगर देश के संसाधनों का जो प्रयोग है वह विकासात्मक कार्यों में कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। किसी कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु का लेन देन, मतलब वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब वस्तु से वस्तु का जो लेन देन है वह क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। लेकिन अगर हम मुद्रा से वस्तु या सेवा को खरीदे, जैसे मुद्रा हम दिए, पैसा दिए आपको और उसके बदले में आप हमको कोई वस्तु दिए, वह मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या कहलाएगा? जैसे मान लीजिए अभी पैसा दिए होगे, तुमको चॉकलेट दिया होगा, तुम हमको पैसा दिए इसलिए हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो हम तुमको सेवा दे रहे हैं और दुकान वाला तुमको वस्तु दिया है। तो मुद्रा से यदि हम किसी वस्तु को या फिर सेवा को खरीदते हैं तो वह क्या कहलाएगा? मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किसी को इस बात में कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन, एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या नाम होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह जो है मशीन, यह 24x7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन यह एटीएम मशीन क्या रहता है? चालू रहता है और इससे आप अपना पैसा अपने बैंक से निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड की सहायता से, एटीएम मशीन से। ठीक है। अब कोई पूछेगा एटीएम कार्ड क्या है, तो एटीएम कार्ड जो होता है प्लास्टिक का कार्ड होता है। एटीएम देखे हैं आप लोग? एटीएम कैसा होता है? प्लास्टिक का होता है कि कागज का होता है? प्लास्टिक का कार्ड होता है। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी भी बैंक द्वारा उसके अपने ग्राहकों के लिए जारी किया जाता है।
मतलब जो उसका ग्राहक है, जैसे एसबीआई में मेरा एटीएम है तो एसबीआई हमको एटीएम देगा, एसबीआई में बैंक मेरा अकाउंट है। तो किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा तो उसके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम होगा, किसी का पंजाब नेशनल बैंक में होगा तो उसका पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम होगा। इस तरीके से क्या है कि जो किसी भी बैंक को अपने ग्राहकों को किसी भी बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें कितने अंक का एक पिन होता है? 4 अंक का एक पिन होता है, जो कि एक गुप्त पिन होता है। और उस पिन की सहायता से हम एटीएम मशीन में अपना एटीएम जब लगाते हैं तो उस पिन को डालने के बाद अपने बैंक की जो राशि है उसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं कभी भी एटीएम मशीन की सहायता से। किसी कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन है डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? मतलब एटीएम को ही डेबिट कार्ड भी कहते हैं, परिभाषा है, आप लोग देख कर लिख लीजिएगा। आगे क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? अब क्रेडिट कार्ड जो है यह अभी बैंक के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? और यह कार्ड भी प्लास्टिक का ही होता है। किसका कार्ड होता है? ग्राहक इस कार्ड से ऋण के रूप में एक हद तक पैसा निकाल सकता है। मतलब जिसका जितना साख है वह उतना पैसा उससे निकाल सकता है। और यह जो है ये कार्ड बैंक के सभी ग्राहकों को नहीं मिलता है, बल्कि कुछ चुनिंदे ग्राहकों को ही दिया जाता है। इसके बारे में हम कल ही बताए थे, जिसके आय का स्तर अच्छा होगा उसी को यह कार्ड मिलेगा। किसी को इस बात में कोई समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट हाईलाइटेड है, कई बार पूछा है। एक तो ये कि राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं, दूसरा ये कि प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं। अब कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा बताइए? क्वेश्चन 3 को है। एक है कि राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है और आय क्या है। तो पहले ये समझते हैं कि आय क्या है, हालांकि इसका एक अलग चैप्टर है। हम जो मेहनत करते हैं ना, शारीरिक रूप से मेहनत करें तब, चाहे मानसिक रूप से मेहनत करें तब, शारीरिक रूप या मानसिक रूप से मेहनत करने के बाद जो हमको पारिश्रमिक मिलता है, मतलब मेहनताना मिलता है। मान लो कोई मजदूर अगर दिन भर से मेहनत करता है तो उसके बदले में बाद में उसको मजदूरी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? जैसे हम आपके लिए सेवा दे रहे हैं तो आप हमको उसका मजदूरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो यही जो हमको प्राप्त हुआ मेहनताना पारिश्रमिक वह आय है। क्या है? आय। तो कोई पूछेगा कि आय किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा कि मानसिक अथवा शारीरिक कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है वही आय है। क्या है? अब कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय जो है वह किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर, कितने दिन के अंदर? एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, किसको? मौद्रिक मूल्य के वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्या कहेंगे? अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय क्या है। अगर राष्ट्रीय आय में, किसमें? राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाएगा तो जो प्राप्त होगा भागफल, उसको हम बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय। आया क्यों लिखा? क्या बोल रहे थे कि राष्ट्रीय आय में यदि हम देश के कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कोई दिक्कत इस बात में? आय किसे कहते हैं समझ गए? जो शारीरिक और मानसिक मेहनत करेंगे उसके बदले में जो पारिश्रमिक मिलेगा उसको हम आय कहेंगे। आप लोग समझ गए कि आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? समझ गए? कोई समस्या? अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? क्या मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? तो हम आपको बताए थे कि मानव विकास रिपोर्ट जो है वह यूएनडीपी द्वारा जारी होता है। किसके द्वारा? यूएनडीपी मतलब जारी होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यूएनडीपी द्वारा जारी होता है क्या? मानव विकास रिपोर्ट। यह जो रिपोर्ट है वह देश के लोगों की जो तुलना है उसमें शैक्षणिक स्तर, देश के लोगों का शैक्षणिक स्तर क्या है, मतलब कितना पढ़ा लिखा लोग है, उसका प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इस आधार पर किया जाता है। किसका? मानव विकास रिपोर्ट की तुलना। आगे है नरेगा चाहे मनरेगा से आप क्या समझते हैं? नरेगा का मतलब होता है, चाहे मनरेगा का मतलब होता है कि 365 दिन में, कितने दिन में? कम से कम 100 दिन रोजगार देना है। कितने दिन रोजगार देना है? तो यह एक राष्ट्रीय योजना है जिसमें एक वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार देने की एक योजना है, गारंटी होती है। और इस रोजगार देने के बदले जो उसका न्यूनतम मजदूरी फिक्स है वह मजदूरी भी उसको दिया जाता है। अब अगर कोई पूछेगा कि नरेगा का पूरा नाम क्या है या मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो मौस होता है महात्मा गांधी। क्या होता है? महात्मा गांधी।
N से होता है नेशनल, क्या होता है? नेशनल। MAN हो गया। R से होता है रूरल, क्या होता है? रूरल। E से होगा एम्प्लॉयमेंट, क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। G से होगा गारंटी, क्या होगा? गारंटी। और A से होगा एक्ट, क्या होगा? एक्ट। और कोई पूछेगा कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो आप बोलेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? क्या क्वेश्चन है? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? अब सतत विकास का मतलब होता है लगातार जारी रह सकने वाला विकास। कैसा विकास? लगातार जारी रह सकने वाला विकास, जो टिकाऊ रह सके। जैसे वर्तमान पीढ़ी के बारे में तो हम सोच ही रहे हैं, साथ ही साथ भविष्य के पीढ़ी के बारे में भी हम सोचे। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके, और इस विकास की स्थिति में न केवल वर्तमान पीढ़ी का ध्यान रखते हैं बल्कि हम भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि समावेशी विकास हुआ है जिससे समाज के सभी वर्गों का विकास हो। ऐसा नहीं केवल अमीरों का विकास हो, गरीब का विकास ना हो, समाज के सभी वर्गों का विकास होना चाहिए। इसमें कोई भी विकास से अछूता ना रहे। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? समावेशी विकास की प्रक्रिया, जिसमें सभी का जो जीवन स्तर है वो क्या हो जाए? ऊंचा हो जाए। यही लिखा हुआ कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति में समाज के सभी वर्गों का जो जीवन स्तर है वह ऊंचा हो जाता है, कोई भी वर्ग इसके लाभ से अछूता नहीं रहता है, ऐसे विकास की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मान लेते हैं क्वेश्चन 3 प्रकार से है। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अब थोड़ा समझिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जिसका जो अधिकार है, जो अर्थव्यवस्था है उस पर जो अधिकार है वह किसी पूंजीपति वर्ग के लोगों के पास है। जैसे मान लें कि रिलायंस कंपनी है, जियो कंपनी है, तो मुकेश अंबानी का है, तो वह किसी निजी व्यक्ति का है। तो वैसा विकास जिसमें हम निजी हित देखते हैं, यह समाज के सभी वर्गों के लिए इसका हित नहीं है, जिसमें हम अपना निजी फायदा कमाना चाहते हैं, निजी लाभ कमाना चाहते हैं। और यह जो है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, यह पूंजीपति वर्ग के लोगों के लिए होता है पूंजीवादी में। समाजवादी में समाज में जो यह काम होगा उसका जो नियंत्रण रहेगा वह सरकार के हाथ में रहेगा। किसके हाथ में रहेगा? सरकार के हाथ में रहेगा। इसको हम बोलेंगे समाजवादी। क्या बोलेंगे? समाजवादी। और पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के मिश्रण को हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब यह दोनों के बीच का रूप है, समाजवादी और पूंजीवादी के बीच का रूप है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए इसमें लिखा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। क्या होता है? पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, जहां उत्पादन का जो स्वामित्व है मतलब जो मालिकाना अधिकार है वह किसी निजी व्यक्ति के पास भी होता है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। अगला क्वेश्चन है, आधारित संरचना से आप क्या समझते हैं? क्या आधारित या फिर आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं? अब देश अगर हमारा विकास करे उसके लिए आधार क्या है? शिक्षा का स्तर बेहतर होना चाहिए, इसके अलावा क्या होना चाहिए? अस्पताल बढ़िया होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, परिवहन का व्यवस्था होना चाहिए, संचार का व्यवस्था होना चाहिए। मतलब जो हमारा आधारभूत जरूरी है उन जरूरतों की पूर्ति तो होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारा देश आधारिक संरचना के मामले में सही स्तर पर है। यही लिखा हुआ है कि वे सभी तत्व जैसे कि बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि देश के आर्थिक विकास के आधार है। क्या है? आर्थिक विकास के आधार है। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का जो स्थान है वह महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। जिस देश की आधारिक संरचना जितना अधिक मजबूत होगा देश का विकास भी उतना ही अधिक होगा। अगर आधारिक संरचना मान लीजिए कि हमारे यहाँ बिजली ही नहीं है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य का स्तर ही सही नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर ही सही नहीं है, तो क्या देश विकसित होगा? देश के विकसित होने के लिए क्या चाहिए हमको? इन आधारभूत संरचनाओं का पहले मजबूत होना। जब हमारे स्कूल में पढ़ाई होने लगेगा तो हमारा देश गरीब रह जाएगा। सभी बच्चा पढ़ेगा, सभी अपना अपना दिमाग लगाएगा, किसी प्रकार के नए आविष्कार करेगा। अगर कुछ ना कुछ तो जॉब करके पैसा कमा लेगा, और जब पैसा कमा के अपना जीवन स्तर अच्छा कर लेगा, जीवन स्तर ऊंचा कर लेगा, तो क्या होगा? हमारा देश विकासशील से विकसित की राह पर
चलेगा। ऐसा नहीं कि अभी हमारा देश क्या है, विकासशील है कि विकसित है? विकासशील है, मतलब विकास कर रहा है, जबकि अमेरिका जो है वह विकसित देश है। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है 15-16 क्वेश्चन, हालांकि पूंजीवादी और समाजवादी मिला करके हम लगभग 18 क्वेश्चन बताए हैं। ये 18 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है 2 नंबर में। कितने मार्क्स में? जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें आपका यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग यही क्वेश्चन पूछेगा। एक और क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, और एक क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो है हम बाद में बता देंगे। ठीक है, कुल 20 वो टॉपिक अगर आप याद कर लीजिएगा तो जो चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन बनेगा वो इसी में से बनेगा, आगे कहीं और से नहीं बनेगा। अब आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किस टाइप का? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब है जो 5-6 नंबर में सवाल पूछता है। ठीक है, 5 नंबर में सवाल पूछता है। अब क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, या इसके कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से, क्योंकि कृषि, उद्योग, बीमा, संचार, परिवहन, इस तरीके का ढेर सारा हमारे यहाँ इकाई है। उन इकाइयों को हम 3 भागों में बांटे हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र, क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, क्या है? द्वितीय क्षेत्र। 1 नंबर में है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा क्या है? तृतीयक क्षेत्र, क्या है? तृतीय क्षेत्र। अब तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि किसके अंतर्गत आता है। कृषि किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र का। किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग जो है वह द्वितीय के। किसके अंतर्गत? द्वितीय के। और सेवा जो है वह तृतीय के। किसके अंतर्गत? तृतीय के। मतलब प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, मान लो मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, यह सब किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। जंगल से लकड़ी ला रहे हैं तो सब किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक के। उद्योग लग रहा है, बड़ा बड़ा उद्योग लग रहा है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीय के। किसके? द्वितीय के। और कोई मास्टर पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर अपना सेवा दे रहा है, यह सेवा का जो कार्य है, कोई वकील वकालत कर रहा है, तो यह सब कार्य किसके अंतर्गत आएगा? तृतीय के, मतलब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यही लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि आता है। क्या आता है? कृषि के अलावे अगर बात करें तो पशुपालन, पक्षी पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, यह सब व्यवसाय किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्राथमिक के अंतर्गत। द्वितीय के अंतर्गत आएगा खनिज, व्यवसाय निर्माण, कार्य जनोपयोगी सेवाएं, बिजली, गैस, ये सब जो है वो किसके अंदर आएगा? द्वितीय। मतलब उद्योग से संबंधित द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। आगे है तृतीय। क्या है? तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को रखते हैं। जैसे कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, अभी बताए हैं, कोई चिकित्सक आपका इलाज कर रहा है, तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंदर बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती है। अब क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। ये 5 नंबर में बहुत बार पूछ रहे हैं कि बिहार पिछड़ा है, इसके पीछे क्या कारण है, बिहार पिछड़ा काहे है। तो आप बताइए कि जब तक जनसंख्या बढ़ता रहेगा क्या बिहार कभी भी विकसित होगा? नहीं होगा। तो सबसे मेन रीजन है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, ना। तो बाढ़ आ जाने से क्या हमारा देश विकास करेगा? सॉरी, हमारा राज्य विकास करेगा? नहीं। जो भी कृषि, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से कृषि पर आश्रित है, और कृषि क्या है कि हर साल बाढ़ आ जाने से या फिर सुखाड़ आ जाने से हमारी कृषि क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इस क्रम में हम विकास नहीं कर पाते हैं। बिहार यूपी के मजदूर जो है, किसान जो है, वह ठेठर किसान है, इसीलिए बार बार वह जानता है कि कभी भी बाढ़ आ सकता है, हमारा खेती डह सकता है, फिर वो हर साल खेती करता है। अगर इन क्षेत्रों में खेती ना हो तो देश में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा, जैसे यूपी जो है सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करता है, हम लोग क्या है कि हम लोग अगर खेती करना छोड़ दें यूपी बिहार वाले, तो क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में जो पैदावार करते हैं धान का, गेहूं का, इस सब का, यह नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? ऑटोमेटिक जो है, या तो करना पड़ेगा किसी न किसी को, और इस सब का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो जो हम 20 रुपये 30 रुपये गेहूँ चावल खरीद के खाते हैं घर में, गाँव में, उसको हमको 100 रुपये 200 रुपये 400 रुपये खरीदना पड़ेगा, जैसे शहर के लोग किन के खाता है। ठीक है, क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण है नंबर 1 में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब बिहार का जनसंख्या जब तक काफ़ी तेजी से बढ़ेगा, बिहार का विकास संभव नहीं है। अगला है आधारिक संरचना का अभाव। हमारे यहाँ ना बढ़िया स्कूल है, अगर स्कूल है तो उस स्कूल के टीचर कितना पढ़ाते हैं आपको अच्छे से पता है। अगर स्कूल में 10 को टीचर है जिनमें से 3 को पढ़ाते हैं,
बाकी 2-3 को जो है वो ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं, और 2-4 को ऐसे होते हैं जिन पढ़ाने के इरादा से नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है सरकारी नौकरी हो गया है, पढ़ाएंगे तो यूँ पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे इस तरीके का आधार। इसके हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर 50 को अगर इलाज कराने के लिए जा रहा है रोगी, तो उसमें 25 को बेड रहता है, 25 के पास बेड नहीं रहता है। इस तरीके का जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस प्रकार का जब हमारा देश में स्वास्थ्य की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, तो क्या हमारा देश विकासशील होगा? देश विकसित होगा? नहीं होगा। तो हमारे बिहार में तो इससे और ज़्यादा समस्या है। किसी भी देश का या फिर राज्य के विकास के लिए जो आधारिक संरचना है उसका होना बड़ा ज़रूरी होता है। बिहार जो है इसके मामले में काफ़ी पीछे है। बिहार राज्य में न सड़क बढ़िया है, बाढ़ आता है कभी भी सड़क ढह जाता है। अभी भी तुम अगर घर से कोचिंग पढ़ने के लिए आती होगी, 2-4 जगह ऐसा रास्ता मिलता होगा जहाँ बहुत उबड़ खाबड़ है, केवल मेन रोड पर सही रास्ता तुमको मिलेगा, और गांव में तो विशेष रूप से तुमको उबड़े खाबड़ रास्ता मिलेगा। न बिजली का कोई ठीक है, कखनी बिजली आएगा कब जाएगा इस बार की कोई गारंटी नहीं रहती है। अपना मन से बिजली आता है, अपना मन से चल जाता है। तो एक सा बारिश हो रहा है, केनू के पोल ढहा के गिर जाता है, केनू के तार गिर जाता है। आगे सिंचाई का व्यवस्था, सिंचाई का भी अभाव है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वह कृषि पर ही निर्भर है, और बिना सिंचाई के कृषि बढ़िया होगा? नहीं। तो यह सब जो आधारिक कमजोरी है, यह हमारे राज्य के विकास को क्या कर रहा है? कमज़ोर बना रहा है। और बिहार इस स्थिति में है कि वह पिछड़ेपन के दौर में और पिछड़ा होते जा रहा है। इसके बाद अगला रीजन है कृषि पर निर्भरता। यहाँ के जो किसान है वह कृषि पर निर्भर है, क्योंकि 80% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वह कृषि कार्यों में संलग्न है, और वह कृषि कार्यों को करके ही अपनी आजीविका चलाता है। लेकिन बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है? और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? यहाँ की कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, जिसके कारण आज भी जो कृषि की उपज है वह कम है, क्योंकि यहाँ क्या है कि सिंचाई का व्यवस्था सही से नहीं है, किस तरीके से खेती करना इस चीज़ का नॉलेज लोगों के पास नहीं है, तो पैदावार क्या होगा? उपज क्या होगा? कम होगा। यहाँ जो कृषि की उपज है वह भी काफ़ी कम है। अगला है रीजन बाढ़ एवं सुखाड़ से क्षति। क्या है? उत्तरी बिहार जो है बाढ़ की समस्या से ग्रसित है, और जो दक्षिणी बिहार है वह सुखाड़ की समस्या से ग्रसित है। तो बिहार का मुख्य रीजन यह भी है कि बाढ़ और सुखाड़ जो है बिहार की कृषि को और ख़राब कर देती है, और जो बिहार के किसान हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है उनके फसलों को। यही लिखा हुआ है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से क्या होता है? बाढ़ के कारण जान माल की भी काफ़ी क्षति होती है, लोगों की क्षति होती है। कई लोग बाढ़ में डह के मर जाता है। जैसे अभी देखा होगा कि जब बांध सब टूट गया है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है काफ़ी दयनीय हो गया है। कई लोग के पास घर नहीं है, घर कितने लोगों का ढह गया है। कि अभी पापा मेरे बता रहे थे कि क्या वो नीलगाय जो है वो अभी जन्मे लिया था और वो पानी में दहा करके जा रहा था। वहाँ जो क्या है मोहारी के आसपास कहीं उधर जो डुबा के पुल के उस साइड पानी जहाँ जा रहा था वो वहाँ की स्थिति है। जान माल की भी काफ़ी क्षति होती है। इस तरीके का नुकसान क्या होता है? बिहार के लोगों को बाढ़ और सुखाड़ के कारण होता है। आगे उद्योगों का पिछड़ापन। देखो हमारे यहाँ जब झारखंड अलग हुआ हमसे 2000 में, उसके बाद जो औद्योगिक क्षेत्र थे वह झारखंड के साथ झारखंड के भूभाग में चला गया, और हमारे भूभाग में जो सबसे ज़्यादा है 96% जो भाग है वह हमारे पास मैदानी भाग बच गया। अब मैदानी भाग में होता क्या है? कृषि। अब कृषि हमारे यहाँ सही से हो ही नहीं पाता है, सिंचाई के अभाव के कारण, बाढ़ के कारण, सुखाड़ के कारण। तो क्या हमारा राज्य विकसित होगा? नहीं। तो उद्योगों का पिछड़ापन भी हमारे यहाँ मुख्य कारण है, क्योंकि किसी भी देश या राज्य के उद्योगों का विकास होना जरूरी होता है, लेकिन बिहार के झारखंड से अलग होने के बाद हमारा राज्य उद्योगहीन हो गया है। हमारे राज्य में उद्योग ज़्यादा नहीं बचा है। अगला है गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की अधिक से अधिक आबादी क्या है? गरीब है। जहाँ की ज़्यादातर आबादी क्या है? गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजर बसर कर रही है। बिहार के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत से भी काफ़ी कम है। अतः बिहार के पिछड़ेपन के ये सारे मुख्य कारण है। आप समझ गए कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण है। अब कारण यह है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, उद्योग का कमी है, कृषि पर निर्भरता है लोगों का, बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है। इसको दूर करने का उपाय भी तो होना चाहिए। तब अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपायों को बताइए। अब बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के भी कुछ उपाय है, उसको अब हम बताते हैं। इसके साथ ही यह टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त, और यह चैप्टर भी लगभग हो जाएगा समाप्त। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब क्वेश्चन पहला है कि जब तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो बिहार पिछड़ा है।
जब उस जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा तो क्या हमारा देश विकसित हो जाएगा, राज्य विकसित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना सबसे पहला उपाय है। जनसंख्या पर नियंत्रण होगा कैसे, जब हम परिवार नियोजन योजना चलाएंगे, हम दो हमारे दो को छोड़ करके हम दो हमारे एक करेंगे, नहीं तो वही होगा, हर 2 साल पर कोरोना आएगा, आधा से बेसी लोग मरेगा, तब जनसंख्या नियंत्रण होगा, यही उपाय है। लेकिन जब प्रकृति हमको कष्ट देगी तो लोगों को काफ़ी तकलीफ होता है। मान लीजिए कोरोना के समय में अगर एक राज्य में 5 लाख आदमी मरा है मान लेते हैं, तो बाकी के जो 20 लाख आदमी बचा है उसमें से 2 लाख आदमी ऐसा मर गया है, जैसे किसी का बेटा मर गया है, किसी की पत्नी मर गई है, किसी के पति मर गया है, किसी की माँ मर गई है। तो इस शोक में भी बहुत सारा आदमी मर गया है। और थोड़ा सा खांसी हो रहा था, सर्दी हो रहा था, तो हम लोग को लगता था कोरोना हो गया है। उस क्रम में थोड़ा सा भी कुछ हो रहा था हम लोग को डर लग जाता था कि हाँ कोरोना कहीं ना हो जाए। तो जब प्रकृति नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहेगी तो नियंत्रण तो होगा, लेकिन लोगों को काफ़ी क्या होगी, तकलीफ होगी। इसलिए अच्छा ये है कि हम लोग खुद जनसंख्या पर नियंत्रण करें। आगे क्या है कि जनसंख्या पर रोक लगाकर लोगों को शिक्षित करके हम लोग इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। आगे है कृषि का तेजी से विकास करके हम लोग कृषि के क्षेत्रों में उन्नत तकनीक लाएंगे, उन्नत बीजों का चयन करेंगे, उन्नत तरीके से कृषि करेंगे तो हमारा राज्य विकसित होगा, क्योंकि हम लोग कृषि पर निर्भर है। और जब कृषि को ही बेहतरीन बना लेंगे तो हमारा राज्य विकसित होगा कि नहीं होगा, होगा। अगला है बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास सबसे अधिक बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता है, और जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं उस पर नियंत्रण करके हम जान माल की क्षति भी बचा सकते हैं और फसलों की क्षति पर भी रोक लगा सकते हैं। इस तरीके से भी हमारा राज्य का विकास हो सकता है। आगे आधारिक संरचना का विकास क्या है, जो हमारे यहाँ सड़क खराब है, जो हमारे यहाँ बिजली खराब है, जो हमारे यहाँ शिक्षा का व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य का व्यवस्था खराब है, इस सबको अगर हम बढ़िया बना लेंगे तो हमारा राज्य का विकास होगा कि नहीं होगा। तो आधारिक संरचना का विकास करके भी हम राज्य का विकास कर सकते हैं। आगे उद्योगों का विकास। हम अपने राज्य में अगर ढेर सारे उद्योग को स्थापित कर ले, हमारी जो राज्य सरकार हर महिला को 10,000 रुपया दे रही है, उसके जगह पर उतना पैसा लगा करके कभी 2500 करोड़ डाल रही है, कभी 50 करोड़ डाल रही है, कभी 1000 करोड़ डाल रही है, तो उन पैसों को मिला करके अगर उन्हीं महिलाओं के लिए, अगर वो जो कह रही है कि 10,000 रुपये लीजिए अपने से रोजगार कीजिए, अगर आप ही उसके लिए रोजगार का व्यवस्था कर दीजिएगा, आप पैसा काहे दे रहे हैं, आप उद्योग स्थापित कर दीजिए, महिलाएं उसमें काम करेगी और पैसा कमाएगी। तो राज्य सरकार हमारा इस तरीके का काम नहीं करती है। वो लोगों को वोट खरीदने के लिए एक प्रलोभन मात्र दे रही है कि हम पैसा दे रहे हैं तो आप हमको वोट दीजिए, और फिर अगला बार हम पैसा देंगे कब, जब वोट देना पड़ेगा तभी, बाकी के 4 साल में हम आपका कुछ नहीं सुनेंगे। इस तरीके से हम लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए, और जब हमारे देश में उद्योग होगा तो हमारे देश का विकास होगा। आगे गरीबी को दूर करके, क्योंकि लगभग 42% जो आबादी है वह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। जब तक हमारे राज्य का गरीबी दूर नहीं होगा तब तक हम लोग विकसित नहीं होंगे, हम लोग विकासशील भी नहीं होंगे, हम लोग की स्थिति इसी प्रकार से दयनीय बनी रहेगी। इस प्रकार की जो समस्या है वह किसकी समस्या है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के। अब बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा, कृषि का तेजी से विकास करना पड़ेगा, बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण करना पड़ेगा, उद्योगों का विकास करना पड़ेगा, आधारिक संरचना का विकास करना पड़ेगा, और गरीबी को दूर करना पड़ेगा, और सबसे मेन स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन भी जरूरी है। मतलब हमारे जो यहाँ की प्रशासन है वह ईमानदार होना चाहिए, वह घूस लेने वाला करप्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से भी अगर हमारा देश राज्य विकास करे तो हम लोग पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। बाकी इस पर विशेष चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।